हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर ही है क्लास 9 का। ठीक है, अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मतलब उसमें से अपन ने प्रॉपर्टीज देख ली है सॉलिड लिक्विड गैस की। उसमें अपन ने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देखा। कन्वर्जन देखी, कन्वर्जन कैसे होते थे, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब अपन ने देख लिया है। अपन को इस क्लास में फोर्थ और फिफ्थ स्टेट पढ़नी है कि जैसे अब हमको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पता है कि 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर अपन की बुक में एक और स्टेट है और एक और भी स्टेट है, मतलब टोटल 5 स्टेट्स होती है, क्योंकि उनको अपन उसमें नहीं रख पा रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस की कैटेगरी में। तो जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है वो अपन ने कल थोड़ा बहुत देख लिया था कि क्या क्या होती है। आज अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अपन इस क्लास में और भी करने वाला है। जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स एनटीएससी के प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो अपन उस एनटीएससी के बेस पे एमसीक्यू करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू भी करेंगे और वो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट भी पढ़ेंगे। तो फोर्थ स्टेट क्या है? फोर्थ स्टेट होती है, अरे चचा, फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है ना, बहुत हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल की एक स्टेट है। क्या होती है प्लाज्मा? बनाते कैसे? सबसे पहले आप कभी ट्यूबलाइट को देखते हो ढंग से? अपन की जो घर में ट्यूबलाइट है वो क्या होती है? उसमें क्या होता है, एक बहुत गैस भरी हुई है, उसमें गैस है। गैस कुछ भी हो सकती है, नियॉन, हीलियम, कोई भी गैस है। अब हम मान लेते हैं कि उसमें नियॉन गैस है। अब नियॉन गैस को क्या करा है, ऐसे करते हैं ट्यूबलाइट में। पूरा ट्यूबलाइट का अपन मैकेनिज्म देखते हैं। एक दो टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये है नियॉन गैस। नियॉन गैस है तो इसका मतलब ये एटम है। अपन को अभी एटम एटम के बारे में नहीं पता है, पर अभी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ एटम क्या है। एटम एक ऐसी चीज होती है जो जिससे हर चीज बनी हुई है। अपन जो भी चीजें बनी हुई है, अपन के आसपास जो भी चीजें हैं, वो सब एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई है, और वो है एटम। एटम के अंदर होता है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, पर ये अभी तक अपन को ये सब नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपन कुछ ऐसा हाई फाई नहीं बढ़ रहा। क्या है ये? तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पेन है, ये न्यूट्रल है, या ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज रखता हूँ तो क्या ये अट्रैक्ट होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि न्यूट्रल है ना, ये तो अट्रैक्ट नहीं होगा। पर अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि पेन नेगेटिव है और ये जो चीज है ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मैंने क्या बोला, ये जो एटम है ना, ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। अब क्या है, न्यूट्रल है तो ना तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना नेगेटिव की तरफ जाएगा। और मैंने क्या बोला कि ये जो हाथ है ना मेरा, ये न्यूट्रल चीज है, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को खींचा, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को खींचा, तो क्या होगा, मेरे हाथ में से कंटिन्यूसली खींच रहे जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव वाले जो इसके अंदर जो नेगेटिव है ना, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव तो है, तो नेगेटिव चाहेंगे कि हम पॉजिटिव की तरफ चले जाएं, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो चाहेंगे कि हम नेगेटिव की तरफ चले जाएं, क्योंकि इसमें दोनों है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, और फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है कि वो चाहेंगे कि हम मूव करें। मूव करेंगे तो ये मूव करेंगे, और फिर क्या होगा कि पार्टिकल्स बहुत तेज मूवमेंट करने लगेंगे। तो यही चीज होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होता है, एक गैस को अपन एक दो टर्मिनल्स के बीच में फिल करते हैं और स्ट्रॉन्ग वोल्टेज लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग वोल्टेज लगाने की वजह से क्या होता है, जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज मतलब आयंस बन जाते हैं, और वो गैस आयोनाइज होती है, उसकी वजह से एक कलर एमिट होता है, उसमें से कलर एमिट होता है जिसे नियॉन रेड कलर का एमिट करती है। ऐसे डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट कलर की गैसेस अलग अलग कलर एमिट करती है। तो अपन को ट्यूबलाइट में व्हाइट कलर दिखता है, तो उसका मतलब डिफरेंट गैस है। तो उसकी वजह से वो एकदम हाईली एनर्जेटिक हो जाती है, हाईली आयोनाइज हो जाती है, इतने तेज इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट जो होती है वो एक तरीके से गैस ही है, पर हाईली एनर्जेटिक, हाईली आयोनाइज गैस है। तो तभी इसको स्टेट ऑफ मैटर में गैस में नहीं रखा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने आयोनाइज नहीं होते हैं और इतने एनर्जेटिक भी नहीं होते, तो उसको हटा के वहां से इसको उस स्टेट में नहीं रखा। तो प्लाज्मा स्टेट ये चीज है। ठीक है, तो प्लाज्मा का आपको मेन तो पता चल ही गया कि प्लाज्मा किस पे बेस्ड है, प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिक, हाईली आयोनाइज क्यों होती है, ये तो आपको पता चला। और अपन के आसपास जो फ्लोरेसेंट लाइट चल रही है ना, जो भी ट्यूबलाइट और ये इसी फिनोमिना पे बेस्ड है, प्लाज्मा जो स्टेट है उसी पे। लेकिन एक और चीज होती है सन। जो सन है ना, सन के अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी वो एमिट कर रहा है, वो भी प्लाज्मा स्टेट पे ही बेस्ड है। उसमें भी क्या हो रहा है, हाईली एनर्जेटिक गैसेस है, और हाईली एनर्जेटिक गैसेस मूव कर रही है, अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर एमिट कर रही है। तो सन की जो एनर्जी है, सन किससे बना हुआ है, कौन सी स्टेट है सन, तो सन भी कौन सी स्टेट है, तो वो प्लाज्मा है।
जो भी स्टार्स इनकी खुद की लाइट है वो सब क्या है, वो प्लाज्मा स्टेट वाले हैं। और स्टार्स ये सब क्या है, ये प्लाज्मा स्टेट वाले हैं। तो प्लाज्मा स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और ये काफ़ी एनर्जेटिक होती है, काफ़ी आयोनाइज होती है। तो ये सब था प्लाज्मा स्टेट के पीछे का पूरा थ्योरी। ठीक है, तो अपन के फ्लोरोसेंट बल्ब, सन हो गया, स्टार हो गए, जो खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं, वो सब प्लाज्मा पे बेस्ड है। तो स्टेट तो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ स्टेट इंपॉर्टेंट है। अपन की बुक में इसको लास्ट में दे दिया, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक वाले से समझते हैं। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको अपन शॉर्ट में बीईसी भी बोलते हैं। अब ये दो नामों से बना हुआ। बोस अपन ने कल डिस्कस करा था कि बोस जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टीन जो थे वो जर्मन के साइंटिस्ट थे। आइंस्टीन अपन जानते ही हैं। फिर आया कंडेंसेट, इन दोनों ने मिलकर एक स्टेट डिस्कवर करी। क्या स्टेट थी, जैसे ये इसका एग्जाम्पल अपन उल्टा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये गैस के पार्टिकल्स हैं कुछ, ठीक है, ये बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं। अब मैंने क्या करा, इसको हीट दी, इसको एनर्जी दी, तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि कभी अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और इनके बीच में स्पेसेस बढ़ने लगेंगे। ठीक है, कोलिजन्स की वजह से स्पेसेस बढ़ेंगे, तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, बहुत दूर दूर जाएंगे। ठीक है, पर अगर मैं उल्टा बोलूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पार्टिकल्स में से मैंने हीट निकाली, सारी एनर्जी निकाल ली, तो इनकी मूवमेंट जो होगी वो कम हो जाएगी ना। कि अगर मैंने हीट दी तो क्या हो रहा है, मूवमेंट बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पर मैं हीट निकालूंगा तो मूवमेंट कम होगी, एनर्जी कम होगी। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो यही चीज पे बेस था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसने क्या करा, एक गैस के पार्टिकल्स लिए, ऐसे गैस ली जो बहुत कम डेंसिटी वाली थी, मतलब एक तरीके से नेग्लिजिबल डेंसिटी, ये ऐसे लिया, और इसको बहुत ठंडा करा, बहुत ठंडा करा, तो उसकी सारी हीट उसमें से निकाल ली। तो एक स्टेट ऐसी आई, पहले क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट और ये सब अपन ने पढ़ा था। तो ये मूवमेंट करते रहते थे, पर जैसे ही इसमें से अपन टेम्परेचर हटा रहे थे ना, इसको अपन कोल्ड कर रहे थे, तो इसकी स्टेट में से मोशन जो था वो कम होता गया, मतलब पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे मूव करने लगे। और एक टाइम ऐसा आया कि पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल रुकी गई। वो कितना टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर था -273 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल रुकी गई। ये इतने तक वो पहुंचे नहीं थे, ये अपन उसने इन्होंने एज्यूम करा था। तो इस टेम्परेचर के बाद में पूरी मूवमेंट रुक गई, मतलब पूरी एनर्जी खत्म हो गई उस टाइम पे। उस स्टेट को बोला जहाँ पे गैस जो है ना, उसका मूवमेंट बंद हो गया, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ही बंद हो गया, कोई एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल एकदम शांत हो गया। इस टेम्परेचर की ना तो वो नीचे जा पा रहे थे, ना इसमें कोई मूवमेंट थी। जो नो मूवमेंट वाली स्टेट थी ना, उस स्टेट को बोला उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, नो मूवमेंट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अपन उसको बीईसी भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा था बीईसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपन को फोर्थ स्टेट भी आ गई प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट भी आ गई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी छोटी स्टेट्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, पर अपन को पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए भी। और क्या पता आ जाए कि व्हाट वर द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो आप आंसर दे सकते हो, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वर द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आते हैं अपन के एनटीएससी के क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो भी एनटीएससी क्वेश्चन है, जो प्रिपेयर कर रहा है हायर एग्जाम्स के लिए, उनके लिए तो पढ़ो क्या लिखा, क्या लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स, जो जैसे ये मैटर है, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, तो इसके अंदर जो स्पेस होती है उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटी का उसको बोलते हैं वेट, तो जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो होती है मास। तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैटर के अंदर प्रेजेंट होती है। अपन कलर चेंज करते हैं, ठीक है, पेंसिल का, पेंसिल 8, ये है अपन का, ठीक है, मास की क्वांटिटी होती है। तो अपन डेंसिटी को नहीं चूज कर सकते थे, वेट को भी चूज नहीं कर सकते थे, ग्राम तो इसकी यूनिट होती है, तो उसको भी चूज नहीं कर सकते। क्वांटिटी पूछी ना, यूनिट थोड़ी पूछी, तो अपन ग्राम को चूज नहीं कर सकते। अब इसमें एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, डेंसिटी। डेंसिटी बहुत बार बार आपको वर्ड आ रहा होगा कि डेंसिटी क्या है, तो अपन थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है, आप क्या करो, एक बॉक्स लो, जैसे मैंने ये बॉक्स लिया, ठीक है, ये बॉक्स है थर्माकोल का, ठीक है, ये बॉक्स थर्माकोल का है। अब मैंने इसी साइज का एक और बॉक्स लिया, लेकिन ये जो बॉक्स है ना, ये है आयरन का। तो ज्यादा भारी कौन होगा? दोनों सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं, पर ज्यादा हैवी कौन होगा? तो जो आयरन का बॉक्स होगा वो ज्यादा हैवी होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि दोनों की वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है। दोनों का एक एक जो पार्टिकल है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट मास का है। तो यही चीज होती है डेंसिटी, वो कितना डेंस है। डेंस मतलब उसमें स्पेसेस कितने कम है, जितना ज्यादा डेंस होगा उतने कम स्पेसेस होंगे, उतना ज्यादा भारी होगा वो, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है। तो थर्माकोल और आयरन के में से ज्यादा डेंसिटी किसकी है? ज्यादा डेंसिटी है आयरन की। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कम वॉल्यूम में ज्यादा मास होना, ठीक है। तो ये अपन को आ गया डेंसिटी क्या होती है, और ये आगे बार बार आएगा कि डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी मतलब वो होता है कि कितना डेंस है कोई भी चीज, कितनी भारी है वो चीज, उसके हिसाब से। तो आयरन और थर्मोकोल का एग्जाम्पल आप याद रखना, उसके हिसाब से आप कोई भी चीज को डेंस बता सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉटन और पेपर, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो गए। कॉटन ले लो, कॉटन और ये पेन, ठीक है, ये पेन और कॉटन में ज्यादा डेंस कौन होगा? तो ये पेन ज्यादा डेंस होगा, क्योंकि दोनों का सेम शेप लोगे तो ज्यादा भारी कौन होगा? तो जो होगा वो ये पेन ही होगा, क्योंकि कम सेम वॉल्यूम है लेकिन मास जो है दोनों का डिफरेंट है। तो इस चीज को बोलते हैं डेंसिटी। पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है उसको भी बोल सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए पूरा फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया? डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट भी होती है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट होती है डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब आता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा एक मेटल जो लिक्विड हो, सबसे पहले तो वो मेटल होना चाहिए और लिक्विड होना चाहिए। तो सल्फर, सल्फर एक मेटल है ही नहीं, क्योंकि वो एक गैस है, मतलब एक नॉन मेटल है। सोडियम एक मेटल है, पर वो लिक्विड नहीं होता। सोडियम जो होता है हाईली फ्लेमेबल होता है, पर ये लिक्विड नहीं है। सिल्वर, चांदी अपन घर में पड़ी होती है, रूम टेम्परेचर पे तो वो कहीं से भी लिक्विड नहीं है। तो बचता है मर्क्यूरी, जो थर्मामीटर में होता है ना, थर्मोमीटर। थोड़ा सा भी गर्म होता है पिघल जाता है वो, है ना। तो मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। चलो नेक्स्ट पे आता है। द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्सेस के बीच में होता है। और फोर्सेस को क्या बोलते हैं? हम पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो उसमें बहुत बार ये वर्ड आया ही था। क्या होते हैं वो? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के बीच के पार्टिकल्स का होता है। बॉन्ड तो केमिकल बॉन्ड और ये अभी नहीं पढ़ा है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, स्पेसेस क्या? फोर्स की बात हो रही है ना। तो ये भी हो गया। आते हैं यहाँ पे, व्हेन अ टीस्पून ऑफ सॉलिड शुगर इज डिसॉल्व्ड, देखो पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो कि when a teaspoon of solid sugar is dissolved in a glass of liquid water, what phase of phases are present after mixing। मतलब ये कह रहे हैं कि टी स्पून को अपने मिक्स करा, पानी में पूरा मिक्स हो गया, तो टी स्पून जो था वो था सॉलिड, पानी मिक्स करा वो था लिक्विड। अब जो स्टेट बनी है पूरा मिक्स होने के बाद में, वो स्टेट कौन सी है? तो वो स्टेट सॉलिड इन लिक्विड है कि पूरा लिक्विड ही है? तो आंसर है पूरा लिक्विड ही तो है, क्योंकि वो तो मिक्स हो गया ना उसमें, अब वो पार्टिकल्स नहीं रहा, वो लिक्विड ही बन गया। तो ये लिक्विड ओनली है। अब उसमें सॉलिड वॉलिड कुछ नहीं है, वो किसी का भी शेप ले सकता है, वो किसी भी चीज का शेप ले सकता है, वो कोई डिफाइंड शेप का नहीं बना, तो तभी वो एक लिक्विड बच गया। तो लिक्विड ओनली। फिर आता है अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स एज। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का अभी अपन ने देखा था यहाँ पे। चलो आप क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। क्या है कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, किसी भी चीज के पार्टिकल्स हैं। अगर अपन इस पे हीट देंगे ना, हीट देंगे तो क्या होगा? इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये मोशन ज्यादा करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मोशन अपीयर्स एज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कुछ कंडीशंस होती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, कोलिजन्स होंगे तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये भी आ गया अपन को। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार पढ़ लो।
ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक ग्लास ऑफ वाटर है। अच्छा, ये रेड कलर ही है तो अपन को कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलरों की भी तो कमी नहीं है हमारे पास। ये ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पूरा ग्लास ऑफ वाटर है और ये पूरा फिल्ड है, मतलब ऊपर तक पानी से फिल्ड है। अपन इसमें 2 चम्मच शुगर डाले तो पानी गिरना चाहिए था ना, पर पानी गिरा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन क्या होता है कि पानी के जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में थोड़े बहुत इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते ही हैं। जैसे ही अपन शुगर डालते हैं तो वो स्पेसेस में फिल्ड हो जाती है, तो तभी वो पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो वाटर ओवरफ्लो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो स्पेसेस में जाके फिल हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, सम शुगर कैन बी एडेड टू फुल ग्लास ऑफ वाटर विदाउट कॉजिंग ओवरफ्लो। पहला तो ये बोल रहे हैं कि अपन शुगर डाल सकते हैं, ओवरफ्लो नहीं होगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, अ लिक्विड इज कंटीन्यूअस इवन दो स्पेसेस इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लिक्विड कंटीन्यूअस चीज होती है, उसके बीच में स्पेसेस हैं, पर अपन को ऐसा स्पेसेस दिखते नहीं है, वो कंटीन्यूस ही दिखता है। ठीक है, उसमें स्पेसेस होती है। तो इसका रीजन यही तो है, स्पेसेस है तभी तो ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो पी और क्यू, क्यू जो है वो पी को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो अपन ने बोला पी एंड क्यू आर ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू है। क्यू एक्सप्लेन पी, जो क्यू है वो पी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो सही है। क्यू जो है वो पी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो असर्शन और रीजन वाले होते हैं। ये असर्शन और रीजन ही था, उसको मैंने पी क्यू के फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, पी जो है वो असर्शन है, जो क्यू है उसका रीजन है। तो असर्शन जो स्टेटमेंट होती है उसका रीजन करेक्ट है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन नीचे पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ठीक है, अब आता है अपन नेक्स्ट पे। क्या है, इन द सॉलिड स्टेट द थर्मल एगिटेशन इन द मॉलिक्यूल्स इज। थर्मल एगिटेशन मतलब मूवमेंट, कितनी ज्यादा मूवमेंट है। तो 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये इसके पार्टिकल्स हैं गैस के, एक लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और एक है सॉलिड के पार्टिकल, ऐसे। ठीक है, ये सॉलिड हो गया, वो गैस हो गई, और ये हो गया लिक्विड। ठीक है, अब गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, बहुत तेज मूव करते रहते हैं, उसमें कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत कम मूवमेंट, अपन मूवमेंट देख भी नहीं पा रहे हैं। गैस तो अपन के आसपास का वो कंटिन्यूस मूवमेंट कर भी रही है, अपन उसको देख नहीं पाते हैं, पर गैस के पार्टिकल्स बहुत अच्छे से मूव करते हैं। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इतना अच्छे से मूव नहीं करते। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स इतना अच्छे से मूव नहीं करते। और जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स अपनी जगह पर सिर्फ थोड़े से वाइब्रेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी दिखते नहीं है। तो इसका वाइब्रेशन तो बिल्कुल भी सीन नहीं होता, ये थोड़े बहुत होते हैं पर दिखते नहीं है। और गैस के पार्टिकल्स बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कम किस में है, जो सबसे मिनिमम है वो किस में है, तो वो है सॉलिड में। सॉलिड में सबसे मिनिमम एगिटेशन है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन द सॉलिड स्टेट द थर्मल एगिटेशन और इन द मॉलिक्यूल्स इज थर्मल। थर्मल सबसे वर्ड, हाँ, थर्मल वर्ड कभी भी आए तो हीट, हीट की वजह से जो एगिटेशन होता है वो सबसे मिनिमम होता है सॉलिड में। रीजन क्या है, गैस को आप गर्म करोगे, पार्टिकल्स में बहुत तेज मूवमेंट आती है। लिक्विड को गर्म करोगे तो अपन देखते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, बहुत तेज मूवमेंट आती है। लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इतना जल्दी मूवमेंट नहीं करते हैं, तो मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम होता है सॉलिड में, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम होगा गैस में, बहुत तेज मूवमेंट होती है। और बहुत मैक्सिमम मिनिमम वाला ऑप्शन कुछ है नहीं, नन ऑफ दिस आर, आपको लेना नहीं है। तो मिनिमम होता है सॉलिड में थर्मल एगिटेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब आता है अपन नेक्स्ट पे। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी कौन कौन है? कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सब में होता है क्या? सब में होता है। पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी एक्सचेंज, और ये सबसे पहले आ गया अपन का मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अपन आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड की मूवमेंट वाइब्रेशंस, लिक्विड की मूवमेंट थोड़ी ज्यादा, गैस की मूवमेंट सबसे ज्यादा। तो मूवमेंट जो है सबकी सेम है क्या? सबकी सेम नहीं है, सबकी डिफरेंट है। तो मूवमेंट जो है सबके लिए डिफरेंट होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी ही डिफरेंट है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ था, पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंस। गैस के अंदर भी पार्टिकल होता है, सॉलिड में भी पार्टिकल होता है, लिक्विड में भी पार्टिकल होता है, सेम साइज के भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कोई डिफरेंट नहीं हुई। मास ऑफ द सब्सटेंस, गैस का भी कुछ मास होता है, सॉलिड का भी मास होता है, लिक्विड का भी मास होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी सबकी सेम हो सकती थी। एनर्जी एक्सचेंजेस होते हैं और वो सब में अलग अलग नहीं होते, डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं हुई। तो जो सबसे अलग प्रॉपर्टी है वो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मूवमेंट जो होती है वो सबसे ज्यादा गैस में होती है, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं था। अब आते हैं यहाँ पे, सॉलिड्स यूजुअली एक्सपेंड लार्ज अमाउंट्स व्हेन द टेम्परेचर राइज।
चेंज शेप इजीली, हैव अ लो डेंसिटी। ठीक है, देखो यूजुअली लार्ज अमाउंट व्हेन द टेम्परेचर राइज करने का मतलब क्या हो रहा है, बस वो गर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को गर्म करता हूँ ना, तो वो क्या करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो दूर दूर जाना चाहते हैं, तो वो एक्सपेंड होते हैं। पर सॉलिड जो होते हैं ना, वो जनरली एक्सपेंड नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि सॉलिड एक्सपेंड नहीं होते यूजुअली। सेकंड आता है शेप चेंज होता है। अब हम सॉलिड को कभी भी गर्म करते हैं बहुत देर के बाद में, अभी अपन गर्म नहीं, गर्म करने वाला सिर्फ इसमें ही था, टेम्परेचर राइज वाला था ना, वो सिर्फ इसमें ही था। सेकंड वाले में गर्म वरम नहीं करा, सिर्फ सॉलिड है। कोई भी सॉलिड शेप चेंज कर लेता है क्या, बिना किसी फोर्स अप्लाई करके? तो ये सॉलिड में टाइम में बहुत सालों से मैं चला रहा हूँ, पर इसका शेप चेंज नहीं हुआ। तो शेप चेंज वाला पॉइंट भी गलत है। फिर आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब हल्का होगा, तो ये सॉलिड बहुत भारी है, सॉलिड हमेशा ही भारी होते हैं। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। फिर आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे आज के, 10th। विच एज द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स किसमें? प्लाज्मा अपन ने अभी देखा, बहुत हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है, सबसे एनर्जेटिक है। फिर गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो इसमें भी बहुत एनर्जी है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं, इनमें भी एनर्जी है। लेकिन सॉलिड जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो लीस्ट एनर्जेटिक जो है वो है सॉलिड। ठीक है, अब बाकी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, वो अपन कल करेंगे। और कल अपन नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, सेल वाला। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।